बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, गौतम अडानी, रिचर्ड ब्रैंसन, क्या आप जानते हैं इन सब में क्या कॉमन है? ये सब लोग दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होते हैं और आज ये लोग दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक और चीज़ भी कॉमन है और वो ये कि ये अपने आप को एक ऐसे सिस्टम से बचाने में कामयाब हो गए हैं जिस सिस्टम में आज हर कोई खुद अपने बच्चों को डाल रहा है, और वो सिस्टम है हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। इस कई सौ साल पुराने सिस्टम को शायद बनाया ही इसीलिए गया था कि आज़ाद जहनों को गुलाम जहनों में कन्वर्ट करना है। इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स में आप हकीकत से आगाह हो जाएंगे और आप अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। आप जैसे ही अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो उस पर किताबों और उम्मीदों का एक ऐसा बोझ बन जाता है कि वो बच्चा इस बोझ के नीचे दब जाता है। होमवर्क, स्कूल वर्क, असाइनमेंट, अटेंडेंस, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इन सब का एक ऐसा प्रेशर बनता है कि बच्चे का दिमाग एक प्रेशर कुकर बन जाता है और वो बच्चा हर रूल को फॉलो करने लगता है इस उम्मीद से कि कुछ सालों के बाद उसके पास एक डिग्री होगी, उस डिग्री की बेस पे एक जॉब मिलेगी, एक अच्छा घर बनाएगा, वालिदैन को अच्छी जिंदगी देगा, अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा, अच्छी जगह शादी करेगा और अपने बच्चों को अच्छी जगह, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ाएगा। लेकिन हकीकत क्या है आप जानते हैं? गौर से देखें इस स्टूडेंट को। कुछ अर्सा पहले इसकी एक पिक्चर वायरल हुई थी कि इसने मेडिकल की फील्ड में 29 गोल्ड मेडल हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इसके कुछ ही अरसा बाद इसी स्टूडेंट की एक और पिक्चर वायरल होती है कि ये अस्पतालों के धक्के खा रहा है लेकिन इसे जॉब नहीं मिल रही। आप सोच रहे होंगे कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज दिक्कत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आज जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट किया गया। आज दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated over a lack of jobs. आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आपको जॉब मिल नहीं रही। कहीं पे आप नंबरों की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, कहीं पे रिश्वत आड़े आ जाती है और इस तरह आप जॉब से महरूम रह जाते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, आप लोगों के दरमियान तमाशा बन के रह जाते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और खुद को एक कमरे में बंद करके कोसने लगते हैं। और फिर दो ही काम होते हैं, या तो आप सारा इल्जाम किस्मत पे डाल देते हैं या फिर तकलीफ बर्दाश्त ना करते हुए दूसरी सूरत में आपको जॉब मिल भी जाती है लेकिन आपके ख्वाब उस जॉब से बड़े होते हैं। फिर घर का लोन, कार लोन, वालिदैन के लिए लोन, बच्चों के लिए लोन, और आप इस ट्रैप में फंसते चले जाते हो और फिर आपको लगने लगता है कि शायद जिंदगी इसी का नाम है और यही सोचते सोचते आप पूरे हो जाते हैं। किसी ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें सारा का सारा कसूर आपका है। तो इस सब की असल वजह क्या है? असल में जिस एजुकेशन सिस्टम को हम आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि हम फेल हो सकें, फैक्ट्री के एक वर्कर बन सकें। ये सब मैं खुद से नहीं कह रहा, थोड़ी देर के बाद आप भी इस सब की हकीकत बिल्कुल समझ जाएंगे। साल 1806 नेपोलियन बोनापार्ट और पर्शियन के दरमियान एक लड़ाई होती है, लेकिन नेपोलियन की फौज बिल्कुल थोड़ी सी होने के बावजूद भी पर्शियन से जीत जाती है और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि नेपोलियन की फौज सिर्फ एक आदमी के रूल को फॉलो करती है, लेकिन पर्शियन फौज ज्यादा होने के बावजूद भी हर बंदे का अपना लाहे अमल होता है जिसकी वजह से वो इस जंग में हार जाते हैं। इस हार के बाद पर्शियन बहुत सोचते हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद उनके जहन में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसा सिस्टम बनाने में लग जाते हैं जिस सिस्टम में सोल्जर सिर्फ उतना ही करें जितना उनको करने का कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन दिमागों को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने की सलाहियत नहीं रखते, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो,
और उन्हें जो भी समझाया जाए, जो भी बताया जाए, वो उसे ही सच मान लें। और इस तरीके से एक 8 साला एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है जिसका नाम था द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान ये एजुकेशन आपके लिए लाजमी करार दे दी जाती है, जिसका मेन मकसद क्या होता है? ऐसे दिमागों को, ऐसे पर्सन को ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट तो हो लेकिन सिर्फ अपने सुपीरियर के रूल्स को फॉलो करे, सिर्फ उन्हीं बातों पे अमल करे जिन बातों को उसका सुपीरियर करने को कहे, ना कि वो खुद के बारे में सोचना शुरू करे। और पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था और इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में होने लग गई थी। उस दौरान एक और चेंज भी आने लग गया था जो इस दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था। साल 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी दूसरी डायरेक्शन में बहुत तेजी से सफर करना शुरू कर देती है। अब तक लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर करके अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे थे और अपना बिजनेस खुद कर रहे थे, चाहे वो छोटे पैमाने पर था। लेकिन अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी। जो प्रोडक्ट्स इंसान पूरे महीने में बनाता था उतनी प्रोडक्ट्स एक मशीन एक दिन में बना लेती थी। लेकिन यहाँ एक मसला था, फैक्ट्रीज में लोगों का ना होना, क्योंकि लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, लोग अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को बेचकर गुजारा कर रहे थे। ऐसे में कौन लोग अपना काम छोड़कर फैक्ट्री में लेबर के तौर पर काम करता? उस वक्त भी इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की बड़ी ज़रूरत पड़ी, जिसने अपना पूरा काम बड़े एहसन तरीके से किया। अब कई ममालिक इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट देखकर इसे अपना रहे थे ताकि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सके, लोगों की क्रिएटिविटी को मारकर उन पे अपने नजरियात थोपे जाएं और उनके अंदर तरक्की का एक ही फार्मूला डाला जाए कि एजुकेशन हासिल करें और लोगों की फैक्ट्रियों में लेबर के तौर पर काम करके पैसा, बल्कि ज्यादा पैसा बनाएं। और इस सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया था। जो लोग खेतों में काम करके एग्रीकल्चर करके पैसे बनाते थे, उनके बच्चों के दिमागों में ये डाल दिया गया कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो एजुकेशन हासिल करें, ग्रेजुएशन करें, लोगों की फैक्ट्रीज में लेबर के तौर पर काम करें, इससे आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और इस तरह वर्कर्स की कमी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना शुरू हो जाती है। कभी आपने सोचा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की कंपनी थी वो इतने थोड़े से होकर बरसगीर के लोगों को गुलाम कैसे बना लेते हैं? 1835 में थॉमस मैकॉले एक प्रपोजल तैयार करते हैं बरसगीर में इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के तौर पर इसे मंजूर कर लेते हैं। और ये एजुकेशन सिस्टम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस करता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोगों को अपना गुलाम बनाना। लोग समझते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारा भला चाहते हैं, हम सबको इंग्लिश समझाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है क्या आप जानते हैं? आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं और फिर ऑफिस में क्लार्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह बरसगीर के लोग उनके मातहत काम कर रहे होते हैं और एक अलग ही सिस्टम चल निकलता है। ब्रिटिशर्स के आर्मी ऑफिसर गुलाम, आर्मी ऑफिसर के उनके सिपाही गुलाम, और सिपाही आगे लोगों को गुलाम समझते थे और इस तरह इंसानियत की धज्जियां उड़ाते रहे। ब्रिटिशर बरसगीर के लोगों को ही इस्तेमाल करके बरसगीर के लोगों को गुलाम बना के बैठे रहे। लेकिन अब आप कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अब तो हम आज़ाद हैं। क्या आप वाकई आज़ाद हैं? जैसे ही आप पैदा होते हैं आपके वालिदैन का एक ही ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा या बच्ची बड़े स्कूल में पढ़ेगा, बड़े कॉलेज में जाएगा, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और बड़ी जॉब होगी, बड़ा घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, और न जाने क्या क्या ख्वाब सजाते हैं। और बच्चे पे प्रेशर दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो देखता है यहाँ तो नंबरों की दौड़ लगी हुई है, इतनी परसेंटेज, इतना CGPA ना हुई
تو میرا میرٹ نہیں بنے گا، جاب نہیں ملے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی شاید ایسی ہی ہے، اور وہ پھر پرائیویٹ کا رخ کرتا ہے، اور پرائیویٹ ادارے اسے ایک لیبر کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شاید میں خود سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کسی پرائیویٹ اسکول یا پرائیویٹ کالج کے کسی ٹیچر سے اس کی تنخواہ پوچھئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایم اے یا بی ایس ایجوکیشن مکمل کی ہے، اس نے ڈگری پہ لاکھوں لگایا ہے، لیکن 19,000 پے تھی، اور مجھ سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا گیا کہ اس 19,000 میں بھیا جی آپ کی سیکیورٹی ہم رکھیں گے، ایک تنخواہ آپ کی ایز اے سیکیورٹی۔ تو پہلے 4 مہینے ہر تنخواہ میں سے 5-5 ہزار روپے کٹتا رہا، آخری میں سے 4,000 کٹا، 19,000 میری سیکیورٹی پوری ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی اور ملک کی لیبر کی تنخواہ پوچھیں گے تو شاید یہاں کے پی ایچ ڈی ہولڈر سے بھی زیادہ ہو۔ تو کیا ہم تعلیم لینا چھوڑ دیں؟ یہ لاکھوں کروڑوں بچے جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، یہ جانا چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کسی بھی چیز کو اتنا پروموٹ کرو کہ وہ ٹرینڈ بن جائے اور لوگ بغیر کسی سوال کے اسے فالو کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمیں صرف ایک کوشچن پوچھنے کی ضرورت ہے کہ who created this education system and why، جس کا جواب تقریباً آپ سب کو مل چکا ہے۔ اس ایجوکیشن سسٹم کو جس وقت بنایا گیا تھا اس وقت دنیا کو ورکرز کی ضرورت تھی، لیکن آج لوگ جاب کے لیے دھکے کھا رہے ہیں لیکن جاب نہیں مل رہی۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹ سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں، اور 4 سال 5 سال کی تیاری کے بعد جب وہ ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں تو پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 250، 200، 300۔ باقی ہزاروں اسٹوڈنٹس کی 7 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پی ایم ایس، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، ایف پی ایس سی، ان سب میں گریجویشن کے بعد بھی ہزاروں کی فیس دے کر ہزاروں گریجویٹ اسٹوڈنٹس نوکری کے انتظار میں نہ جانے کتنے سال ضائع کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو کتابوں کے ڈھیر کے نیچے دبا دیتے ہو، آج کل وہ ایجوکیشن، وہ اسکل کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ سستے اور اچھے طریقے سے اور پروفیشنل طریقے سے کئی اور ادارے بہت ہی کم وقت میں سکھا دیتے ہیں، جس چکی کے چکر میں ہم اور ہمارے بچے نہ جانے کتنے سالوں سے گھوم رہے ہیں۔ اس چکی کے چکر میں نہ تو ہم نے ترقی کی اور نہ ہی پہلے کوئی ترقی کر پایا ہے، نہ کوئی ترقی کر پائے گا، کیونکہ وہ پے چیک ٹو پے چیک پہ کام کرتا ہے، اور وہ اسی تگ و دو میں اپنی سیلف ریسپیکٹ تک کھو دیتا ہے، اور اپنے سپیریئر کے آرڈرز کو فالو کرتے کرتے اپنی پوری جی جان لگا دیتا ہے، چاہے وہ اسے کام پسند ہو یا نہ ہو۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو ہم حقیقت کو تسلیم نہ کریں اور اسی ٹریپ میں پھنس جائیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی ٹریپ میں ڈال دیں، اور دوسرا ہم اپنا راستہ خود چنیں، خود ایکسپلور کریں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا پاسبل طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، جس سے ہماری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور اس وقت سے پہلے ہم اپنے خواب کو حقیقت بھی بنا لیں۔ اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجیں، لیکن اسے نمبروں کی دوڑ سے بچائیں، اسے میتھ، کیمسٹری اور بیالوجی کے علاوہ بھی بہت سی فیلڈ سے روشناس کرائیں۔ اگر آپ کا بچہ نمبر کم لے رہا ہے تو اسے مت ڈانٹیں، کیا پتا وہ کوئی ایسی سکل میں لگا ہوا ہو جس میں وہ بہت زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہو۔ آج ہم سی ایس ایس کے لیے، پی ایم ایس کے لیے، پی پی ایس سی کے لیے، این ٹی ایس کے لیے کتنے سال لگا دیتے ہیں۔ کیا کبھی اپنے پیشن کو سمجھنے کے لیے، اپنی اپرچونٹیز کو جاننے کے لیے ہم نے کوئی سال لگایا ہے؟ آپ کو ایوریج لائف چاہیے یا اس سے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے فیصلہ آپ کا ہے۔